हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। तो आप कैसे हैं सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने एक अपडेट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक सीरीज़ का जिक्र करा था, उसमें एक पीवाईक्यू सीरीज़ थी। तो आज से हम उस पीवाईक्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमने एग्ज़ाम लिया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का लिया है। इसमें 30 क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ आपको अगर ये सीरीज़ और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखो। वैन वॉज फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया आदित्य L1 लॉन्च्ड। अब किसी को पता है, वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर 30 के 30 आंसर आप एक अलग से रफ नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद आप मिलाना, आप 30 में से कितने ठीक कर पाए, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप 25 के अराउंड कर लोगे, ठीक है। 20 से 25 के बीच में अगर उससे कम है तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। हम अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम होगा 23 अगस्त को यूपी लोअर पीसीएस का, उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और हम एक अच्छी जॉब के साथ अपनी फैमिली को प्राउड करा पाएँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बोला था कि मैं चारों जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में कराऊंगी। अब जाहिर सी बात है, इसमें तो सिर्फ ये दे रखा है कि डेट है ना, सितंबर 2023, अक्टूबर 2024, जून 2023, नवंबर 2023, ठीक है। तो अब ये डेट इन पे क्या हुआ था एज सच ये तो रेलिवेंट नहीं है। एक इसका आंसर रेलिवेंट है हमारे लिए और एक आदित्य जो L1 मिशन है वो क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सितंबर 2023। अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखो ये क्या होते हैं L1, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये L1 क्या है? ये लंगराज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सैटेलाइट अगर स्टडी करेगी सन को, ठीक है, उसके सोलर कोरोना को या फिर उनकी उससे निकलने वाली विंड्स को, तो सन के ऊपर डायरेक्ट हम उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। जो सन के आसपास जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम अपनी सैटेलाइट को डिप्लॉय करके सन के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, तो उनको लंगराज पॉइंट बोला गया, ठीक है। ऐसे कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट हैं, L1 से लेके L5 तक, ठीक है। जो ये आदित्य मिशन गया है हमारा, और आपको पता है ये पर्यायवाची होता है सन का, इसलिए इसका नाम आदित्य है। तो आदित्य जो मिशन गया है हमारा, ये L1 पॉइंट पे सैटेलाइट को डिप्लॉय करेगा, ठीक है। अब ये कौन सा व्हीकल लेके गया है इसको, है ना, कोई लॉन्च व्हीकल लेके जाएगा, ऐसा तो अपने आप तो सैटेलाइट नहीं चली जाएगी। तो जो ये लॉन्च व्हीकल है वो है PSLV C57। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ से गया था? ये जो लॉन्च हुई थी सैटेलाइट, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मैंने बता दिया आंसर क्या है, सितंबर 2023, और टू बी स्पेसिफिक 2 सितंबर। अगर डिटेल में क्वेश्चन को पूछ लेगा, डीप में क्वेश्चन को पूछ लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। हमें हर मिशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, ठीक है, सन की स्टडी के लिए, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2 सितंबर को, ठीक है। इसको टाइम कितना लगा इस L1 पॉइंट पे जाने के लिए? इसको लगा 125 डेज। इसके जो प्रोजेक्टर के डायरेक्टर थे वो कौन थे? निगार शाह जी, ठीक है। ये मैं बता चुकी, टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 5 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी पैरा एशियन गेम्स 2023 वर हेल्ड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये जो पेपर है वो 2024 का पेपर है, ठीक है। तो 1 साल पहले ये करंट अफेयर पूछता है कोई भी एग्ज़ाम में, पिछले 1 साल 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स आते हैं। अब हमारा एग्ज़ाम है 2026 में, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? या तो उसी साल का कुछ, मतलब एग्ज़ाम, हमारा एग्ज़ाम है अगस्त में, ठीक है, या तो अगस्त से पहले 2026 का ही जो साल है उसमें जितने भी मंथ्स हैं, ठीक है, जनवरी से लेके जुलाई तक, उसका करंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर 2025 के लास्ट के 6 महीने का करंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम वो देखेंगे। तो इसका मतलब हमसे ये क्या पता चल गया हमें यहाँ से कि पैरा एशियन गेम्स के बारे में पूछता है। तो 2024 के रिसेंट हुए हैं ना, वो 2024 में हुए हैं, और ये पेरिस में हुए थे, और ये पैरालंपिक्स थे, ना कि एशियन पैरा गेम्स। अब ये होते क्या हैं? देखो, जो पैरा एशियन गेम्स होते हैं ना, ये हर 4 साल में होते हैं। तो ये 2022 वाले जो थे, कोरोना की वजह से 2023 में हुए, तो 4 साल बाद 2026 में होंगे अब ये नेक्स्ट, ठीक है। तो पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। 2024 में पैरालंपिक्स का हुए पेरिस में, ठीक है।
ये समर गेम्स थे, सॉरी ये विंटर थे पैरालंपिक्स, और समर कौन से में 2028 में, 4 साल बाद होंगे, और वो लॉस एंजलिस में होंगे, LA में। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, विंटर और समर, है ना। और जो विंटर वाले हैं वो कब होंगे, 2026 में होंगे, मिलानो कोर्टिना यानी कि इटली में होंगे ये। और अगर किसको यही पढ़ना है 2023 वाले का कहाँ हुए थे, ये हंगजो में हुए थे। ठीक है, हंगजो में। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, जो पैरा एशियन गेम्स थे वो 2022 वाले 2023 में कंडक्ट कराए गए। चूँकि ये हर 4 साल में होते हैं तो ये होने तो 2022 में थे, आप यही मान के चलो ये 2022 में हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2023 में होंगजो में हुए थे, चाइना में। तो 2022 के बाद 4 साल इसमें ऐड करोगे 2026 में होंगे। तो नेक्स्ट जो एशियन पैरा गेम्स होंगे वो कब होंगे, 2026 के कहाँ पे होंगे, एची नगोया में, जापान की एक सिटी है ये। ठीक है, वहाँ पे होंगे। आगे आपको अच्छे से समझ, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 2024, सेबी। अब देखो 2024 के बाद भी चेंज हो चुके हैं, तो इसका आंसर तो ये है। ठीक है, माधवीपुरी बुच, ये इसका आंसर है। लेकिन अभी जो रिसेंट में जो 2025 में जो चेंज इनको सक्सीड करा है, किन्होंने करा है, वो हम देख लेते हैं, और कुछ हम सेबी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, अभी जो करंट में सेबी के 2025 में जो नियुक्त हुए हैं वो कौन है, तुहीन कांता पांडे। ठीक है, ये अभी रिसेंट में है। तो अगर आपके 2026 में जो एग्ज़ाम होगा यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS का, अगर उसमें ये क्वेश्चन आया, जब तक अगर चेंज हो जाएंगे तो मैं आपको अपडेट करा दूंगी, लेकिन तब तक के लिए अभी तक के लिए ये तुहीन कांता पांडे हैं। ठीक है, और अगर ये पूछ ले सेबी की जो फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है वो कौन है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन थी। अब सेबी के बारे में देख लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या करता है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। 1988 में ये बना था, लेकिन एज ए स्टैच्यूटरी मतलब एक लॉ के अंडर का बना था ये 1992 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेबी के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हु लॉन्च्ड तमिलनागा वेट्री कजकम, ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में ये टीवी के करके एक पार्टी बनाई थी। ये किसने बनाई थी, ठीक है, ये बनी थी 2 फरवरी 2024, इंपॉर्टेंट नहीं है डेट। ठीक है, तो अब देखो ये इस अराउंड ही 2024 में पेपर हुआ था, तो ये उसके अराउंड जो करंट होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पॉलिटिकल, उसकी उससे देखोगे तो पॉलिटी की उससे, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सिलेबस का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ विजय चंद्रशेखर। ठीक है, अब इसके लिए फैक्ट कुछ नहीं है, पार्टी को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी थी तमिलनाडु में टीवी के, और ये किसने बनाई थी, इनके फाउंडर कौन है, इनका नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज 19th G20 समिट हेल्ड। ठीक है, तो G20 समिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी ये समिट होती हैं मैं आपको या तो एक अलग वीडियो में करा दूंगी, या जो PYQ देख लो, आप खुद देख लो, इनके थ्रू भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो G20 19th पूछा है। अब देखो इससे पहले वाली 18th कब हुई थी, ये 2023 में हुई थी। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, आपको पता होगा इंडिया में हुई थी। जो 19 है 2024 में हुई, ये कहाँ पे हुई, ये रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुई। अब पूछेगा तो कौन सी पूछेगा, 20th पूछेगा। अगर 2026 के पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा तो देखो दिसंबर में होगी, पेपर हमारा पहले हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी करंट में ये बताया गया है कि 2026 वाली कहाँ होगी, तो आपको ये भी याद रखनी है, ये दो आपको याद होनी चाहिए। 2025 की कहाँ हो चुकी, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 2026 की कहाँ होगी, मियामी USA में। ठीक है, G20 की समिट। आई होप आपको समझ आई हो ये बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको 1 साल पहले की भी देखनी है, और करंट की भी देखनी है, और आगे वाली भी देखनी है। ठीक है, पहले वाली आपको ना याद हो कोई नहीं, क्योंकि 2024 वाली तो मुश्किल से पूछेगा। 2025 की देख लेना और 2026 की देख लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन स्वच्छता भारत मिशन वॉज स्टार्टेड, कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब
स्टार्ट हुआ था। अब सिंपल सी बात है, देखो ये गांधी जी की जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, उसके उस पे किया गया था। तो 2014 जो बीजेपी रूलिंग में आई थी पार्टी, तो ये इसका मोटो था कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना है। तो ये 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है, इसका और कोई फैक्ट नहीं है, अब बस इतना ही याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई द सोशियोमेट्रिक टेस्ट। इनमें से कौन है जो सोशियोमेट्रिक टेस्ट को, समाज मिति परीक्षण को सबसे पहली बार उसने अप्लाई करा था? तो ये JL मोरेनो है, ठीक है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट, ये इंग्लिश का पेपर था, थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अब ये देखते हैं क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10। अब देखो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ गए। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच इनिशिएटिव ऑफ UGC एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन। ऑप्शंस हैं आपके, आप पॉज करके वीडियो को आप अपना आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखो, आप इसको एलिमिनेशन लगाओगे इसमें, तो आप एक या दो क्वेश्चंस को उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। अब देखो कुछ बात हो रही है, चलो हमें नहीं पता कि ये जो UGC का जो इनिशिएटिव है ये एड्रेस करता है किसके चैलेंज को, डिजिटल लर्निंग के चैलेंज को हायर एजुकेशन में, ठीक है। हमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन से समझ तो आ रहा है ना कि डिजिटल लर्निंग के बारे में है, हायर एजुकेशन के बारे में है, ठीक है, कि हायर एजुकेशन में कैसे डिजिटल लर्निंग के जो चैलेंज हैं उसको एड्रेस करते हुए UGC ने कुछ तो इनिशिएटिव लिया है, हमें नहीं पता उसके बारे में। अब यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, काट दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कट गया आपका। अब इग्नू भी आप काट सकते हो, क्योंकि जो ये दो ऑप्शन है ना, ये थोड़े से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लगा लो एक दूसरे के, या फिर इनमें वजन ज़्यादा है। ये एक अलग से यूनिवर्सिटी देना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये हम काट सकते हैं। अब डिजिटल लर्निंग के लिए या तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो है बी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, तो एक डिजिटल इंडिया एजुकेशन प्रोग्राम है, एक अम्ब्रेला स्कीम थी, इनिशिएटिव था, किसका था? UGC का। अब इसमें अम्ब्रेला स्कीम थी, तो जाहिर सी बात है इसके नीचे कुछ एक सब पार्ट्स भी आते होंगे। तो एक तो स्वयं है, एक NDLI है, एक EPG पाठशाला है, ठीक है। तो NDLI जो हमने पढ़ा जिसके बारे में, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि मैसिव डिजिटल रिपोजिटरी है, जो कि मैनेज करता है IIT खड़गपुर। तो अगर ये पूछ ले कि डेवलप किसने करा है, ये जो NDLI है वो डेवलप करा है किसने? IIT खड़गपुर ने। उसके बाद स्वयं है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। थर्ड क्या है? EPG पाठशाला, इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट होगा, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये सारा डिजिटल इंडिया एजुकेशन के बारे में था, ठीक है। तो ये UGC का एक इनिशिएटिव है डिजिटल लर्निंग के लिए। इसका जो इनिशिएटिव का नाम है UGC का क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI। ये मैंने बता दिया। जो डिजिटल इंडिया एजुकेशन है उसमें 3 ये अम्ब्रेला स्कीम के पार्ट हैं, स्वयं, NDLI, EPG पाठशाला, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10। अब देखो 10 की वो पूछ रखी है, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व, बाइनरी पूछ रखी है, डेसिमल नंबर 10, डेसिमल में ये हमें दे रखा है, ठीक है। डिटेल में अगर पढ़ना है तो इसकी एक पूरी वीडियो बन सकती है कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे ऑक्टेट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 टाइप के, मतलब वैसे तो 6 टाइप के, शायद 6 से भी ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें होती हैं, ऑक्टेट,
4 होती हैं, डेसिमल, ये बाइनरी और यहाँ पे हेक्सा डेसिमल। ठीक है, अब देखो बाइनरी का जो बेस नंबर होता है वो देखो 0 और 1 यही तो होते हैं बाइनरी। बाइनरी कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो इनका क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, बाइनरी, बाई मतलब 2, डेसिमल 10, ऑक्टेट 8, हेक्सा डेसिमल 16, ये इनके बेस नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें इसको डेसिमल हमें दे रखा है 10 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करके देख लो आप, 2 पंजे 10। ठीक है, क्या बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1। अब 2 से फिर डिवाइड करो, 2 एकम 2, कितना बचा 0। अब 1 तो छोटा हो गया 2 से, तो अब तो डिवीजन होगा नहीं। तो यहाँ से लिखते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए हम चलेंगे तो ये इसका आंसर निकल आएगा 1 0 1 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म गीगाबाइट्स रेफर्स टू, अब सबको पता है 1 GB, सब डाटा चलाते हैं, सबको पता है 1 GB में कितनी वो आती हैं, MB आती हैं, 1024 MB। तो मेगाबाइट्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैं एक बार बता, देखो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। ठीक है, अगर बिट्स आ जाए, अगर प्लूरल आ जाए तो इसमें 0 1 दोनों बाइनरी नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर बिट है या तो 0 होगा या 1 होगा। उससे बड़ी होती है निबल, इसमें क्या होती है 4 बिट्स होती हैं, यानी कि टोटल 4 होते हैं, 0 1 1 0 कैसे भी करके। ठीक है, लेकिन 0 1 ही होंगे, आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है कंप्यूटर, है ना। फिर उसके बाद उससे बड़ी यूनिट होती है बाइट, इसमें क्या होते हैं 8 बिट्स होती हैं। उसके बाद KB होती है, 1024 बाइट्स होती हैं। उसके बाद MB होती है, MB में कितनी होती है 1024 KB होती हैं। फिर GB होती है, GB में कितनी होती है 1024 MB। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो फिर 1 GB में 1024 MB हो गए। फिर एक TB होती है, TB इससे बड़ी होती है GB से, तो TB में क्या होते हैं 1024 GB होती हैं। अब देखो इतना तो आपको समझ आ गया कि एक यूनिट ऊपर बढ़ेंगे तो उसमें 1024 पिछले की होंगी, है ना। जैसे 1 GB में 1024 MB होती हैं, एक TB में 1024 MB होती हैं। अब TB से ऊपर जो यूनिट होती है वो क्या होती है PB, यानी कि पेटाबाइट PB। तो इसमें क्या हो जाएगा PB, इसमें क्या हो जाएगा 1024 TB हो जाएंगी। PB से आगे क्या आएगी, जो पेटाबाइट है इससे आगे क्या आएगी हेक्साबाइट EB। इसमें क्या हो जाएगी 1024 PB हो जाएंगे। उसके बाद आएगी जोटाबाइट ZB। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा योटाबाइट YB। ठीक है, और इसके आगे भी आते रहेंगे, लेकिन आप योटाबाइट तक ही रख लो। ठीक है, इतना एग्ज़ाम में इतने आगे से नहीं पूछता, तो यहाँ तक काफ़ी है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है, वो भी कंप्यूटर का ही है। विच टूल इज़ यूज्ड अमंग द फॉलोइंग फॉर डाटा कैलकुलेशन। अब देखो 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में करंट अफेयर भी है, कंप्यूटर भी है, UPGK भी है, और जनरल नॉर्मल GK भी है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो आपका बहुत होलिस्टिक ये रिविजन हो जाएगा। कंसेप्ट जो आपको नहीं आते वो अच्छे से आ जाएंगे। अब देखो विच टूल इज़ यूज्ड अमंग द फॉलोइंग फॉर डाटा कैलकुलेशन के लिए। डाटा कैलकुलेशन में क्या यूज़ होता है, अब देखो ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, वो बनती हैं PPT बनती हैं। ठीक है, MS एक्सेस में क्या होता है, डाटाबेस तैयार होता है, डाटाबेस का मैनेजमेंट देखते हैं हम। गूगल डॉक्स में क्या होता है, ये आप अपने फ़ोन में यूज़ भी करते होगे, ये क्रिएट एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में काम आता है। इसका ऑप्शन जो B है यही इसका आंसर है, MS एक्सेल। ठीक है, जो MS एक्सेल किसी ने यूज़ भी करा होगा, और MS एक्सेल लोअर PCS का जो सिलेबस है उसमें पूरा बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं पढ़ा दूंगी आपको। तो इसका आंसर क्या होगा MS एक्सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब ये भी कंप्यूटर के उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साफ लिख रखा है लोअर PCS के सिलेबस में। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रखा है। आउटपुट क्या होते हैं, जो हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट देते हैं, जो दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। ब्रेली रीडर, ये जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन बार कोड रीडर ये एक इनपुट डिवाइस होता है।
ठीक है। बार कोड रीडर, ये जब हम आपने शॉपिंग करी होगी, आपने देखा होगा, वो एक मशीन लेते हैं और आपके बार कोड पे लगाते हैं, ठीक है। वो इनपुट ले रहे होते हैं और फिर मॉनिटर जो उनके पास जो कंप्यूटर रखा होता है उसमें आता है कि कितने का, मतलब ये इसका टैग का डिटेल आ जाती है, ठीक है, उसमें प्राइस आ जाता है। तो वो जो इनपुट हमने बारकोड से लिया, बारकोड रीडर से लिया, और जो मॉनिटर पे जो स्क्रीन में हमें इन्फॉर्मेशन दी, वो क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया। तो इसलिए मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और बारकोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन इज रेफर्ड टू एज। आप साथ साथ भूलना मत, आप अपने रफ कॉपी में जितने भी ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, आप अपने आंसर भी लिखते रहना। कोई बात नहीं, गलत हो जाएंगे तो क्या हो गया, लेकिन एक बार आप कोशिश तो करो कि आपको कितना पता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वो टाइमिंग सीजनल एक्टिविटी की जिसमें प्लांट का एक रिलेशन होता है एनवायरमेंट कंडीशन के साथ, कि मान लो ये अभी फॉर एग्जांपल बारिश आएगी तो प्लांट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, गर्मी आएगी, धूप आएगी तो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सीजनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं समर में, विंटर में, ठीक है, मॉनसून में, तो एक प्लांट जो होता है उसका रिलेशन क्या है एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ, वो कौन दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है फिनोलॉजी। देखो फॉरेस्ट्री से तो क्या ही मतलब है, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये हम काट देंगे, ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजी में तो हमें क्लाइमेट का पता चलेगा। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंड में कैसे बिहेव करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, वो सब इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये फिनोलॉजी का पार्ट है कि कैसे एक प्लांट रिलेशन शो करता है अपना एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये भी बहुत एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपकी सिलेबस का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होंगे या तो मैं एक उसमें करा दूंगी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, जो हम कंटेंट थ्रो सिलेबस कर रहे हैं उस सीरीज़ में, या फिर आप PYQ में भी देख सकते हैं। जैसे जैसे PYQ आएंगे हम एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो ये कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, LMO। देखो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, मैं डिटेल में बता देती हूँ। देखो फिनोलॉजी, सीजनल प्लांट साइकिल, ठीक है। अब मान लो बेयर ब्रांच, अब इसमें जो पतझड़ होती है इसमें मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सीजन है पतझड़, ठीक है। जब वो मौसम आता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेज हैं, कुछ नहीं है। फिर बडिंग होगी, ठीक है, उसके बाद फ्लावरिंग होगी, उसके बाद फ्रूटिंग होगी। तो ये सीजनल चेंज हो गया ना एक प्लांट में, इसको फिनोलॉजी बोलते हैं, क्लाइमेट्स इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। अब ऑप्शन में क्या था, कार्टेजिना था, क्योटो था, मॉन्ट्रियल था, नगोया था। तो इसको देख लेते हैं। कार्टेजिना में बता चुकी 2000 में आई थी ये, ठीक है, बायो सेफ्टी के लिए थी। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, इसका एमिशन हमें कम करना था 1997 में। मॉन्ट्रियल इससे भी 10 साल पहले 1987 में ओजोन डिप्लेशन के बारे में थी। नगोया 2010 में आई थी और ये जेनेटिक रिसोर्स शेयरिंग के बारे में थी, ठीक है। आई होप आप डू नॉट कन्फ्यूज कार्टेजिना विद क्योटो। क्योटो किसके लिए थी, ग्रीन हाउस गैस के लिए, कार्बन के लिए, ठीक है। और कार्टेजिना किसके लिए है, LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए। बोथ आर एनवायरमेंटल ट्रीटीज विद एंटायरली डिफरेंट टारगेट्स। तो आप ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वीडियो बड़ी बन रही है नो डाउट, और शायद ये 30-35 मिनट की भी बन जाए, 40 मिनट की भी बन जाए, और आगे वाली वीडियो क्या पता 1-1 घंटे की भी बन जाए, ठीक है। मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं 30 के 30 क्वेश्चन पढ़ती और आंसर बता देती, टिक करा देती बस। तो ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन गोल है, मोटिव है, वो क्या है कि मैं एटलीस्ट जो PYQ आए हैं उनको तो आपको अच्छे से कवर करा दूँ। अगर लास्ट में कोई बच्चा पढ़ता है, मान लो जिसने अच्छे से किसी वजह से पढ़ाई नहीं करी, तो अगर वो ये भी देख लेगा ना, तो उसके कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आप ये लगा के चलो, असिस्टेंट जो प्रोफेसर के एग्ज़ाम है वो 34 एग्ज़ाम है टोटल, ठीक है। संस्कृत, इंग्लिश, म्यूजिक, ठीक है, ये सब मिला के 34 हैं। अब 34 को आप गुना कर दो 30 से, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन है GK से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब आप खुद देख लो। फिर PGT के हैं, TGT के हैं, और एक और के हैं जिसके तो 74 एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी 30 होंगे या जो भी है, मैंने अभी नहीं देखा, ठीक है। तो आप यूँ देखो, आपके मतलब आपके हाथ के नीचे से कितने सारे टॉपिक जो हैं वो निकल जाएंगे, तो आपको ब्रेन को याद रहेंगी ना चीज़ें। तो ये ऑलरेडी
आपको कुछ तो आता होगा, कुछ मैं सिखा दूंगी, और ऐसे ही आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में देखना कितनी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखना, ये मत सोचना कि बाद में कर लेंगे, इकट्ठा आप करोगे ये वीडियो हो ही नहीं पाएंगी। मैं अब मान लो एक डाल दी मैंने, 2 दिन बाद मैं दूसरी डाल दूंगी, तो आप साथ साथ कर लेना, बर्डन भी नहीं आएगा, और शॉर्ट नोट्स बना लेना। जो जो टॉपिक आपको नहीं आते ना, बस उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना और बाकी बस सुन लेना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज कैन बाय एंड सेल एमिशन परमिट्स। किसको नहीं पता ये कार्बन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में गैस कौन सी है वो, ठीक है, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, ठीक है, और कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में पता, घटते क्रम में हमें बतानी है। तो इसका जो एक निमोनिक है वो नोआक है। ठीक है, या फिर नो एसी, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, नो एसी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये जो गैसेज हैं वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। जितना एसी चलाओगे तो उतनी ही कार्बन रिलीज होती है, आपको पता होगा। तो आप एटमॉस्फेरिक गैसेज का जहाँ भी जिक्र आए वो नो एसी आपको लिंक हो जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, तो नो एसी, एन से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है सेकंड नंबर पर। ठीक है, उसके बाद ए से क्या हो जाएगी, आर्गन हो जाएगी, और 3 सी से क्या हो जाएगी, कार्बन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, तो 2 किस में है, देखो ये तो वैसे ही कट गए। देखो आपको एक भी पता होगा ना, तो उससे आंसर निकल गया 2। उसके बाद ऑक्सीजन है हमारा, उसके बाद हमारा आर्गन है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्स में ये भी होता है, अगर आपको एक भी चीज़ की नॉलेज है ना, तो आप उससे एलिमिनेट कर पाओगे सारे ऑप्शंस को, तो आपका आंसर निकल गया इससे। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिटल पीरियड। ये मुझे आपको समझाना है अच्छे से, ठीक है, कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर की सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल पीरियड में, और सबसे ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, सबसे ज़्यादा कौन लेता है। अब इसका आंसर तो ऐसे देखा जाएगा तो क्या है, मार्स 24 घंटे लेता है। ठीक है, उसके बाद यूरेनस लेता है, और देन सैटर्न, और फिर जुपिटर सबसे कम लेता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, 3 सबसे लास्ट में, तो कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मार्स तो डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिटल पीरियड, हाँ सॉरी, देखो सबसे कम कौन लेता है, फिर सबसे ज़्यादा कौन लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो सबसे कम कौन ले रहा है, जुपिटर ले रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन ले रहा है, नहीं यार ये क्वेश्चन देखो मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें, एक सेकंड रुको। हाँ जी, आई एम रियली सॉरी, ये क्वेश्चन सच में बहुत, इसलिए मुझे बताना था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। देखो अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर रिवोल्यूशन की बात आएगी तो हमेशा क्वेश्चन में ऑर्बिट पूछेगा, ऑर्बिट देगा। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी था कि प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, ये बताना था हमें। तो अगर ऑर्बिट की बात आएगी ना, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली किसके ऑर्बिट में, सूरज के चारों तरफ घूमने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऑर्बिट में। और अगर स्पिन की बात आएगी या फिर डे लेंथ की बात आएगी, तो इसका मतलब वो रोटेशन, वो अपने आप में, जैसे अर्थ 24 घंटे में घूम लेती है, पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो ऐसे। ठीक है, तो ये ऑर्बिट के बारे में, यानी कि ये सन के अराउंड, तो जितना इसका फैक्ट क्या, इतना इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि जितना सन से दूर प्लैनेट होगा वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा, और जितना जो सन के पास होगा वो कम टाइम लेगा। तो देखो इनमें जो ऑप्शंस में, अब एक सेकंड रुको, अब देखो ये 6th क्लास के NCERT है, जिसमें ये एक ट्रिक दे रखी है, एक निमोनिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, अब देखो नेपच्यून तो है नहीं, अब ये सबसे, देखो ये सबसे पहले है, ये सन है मान लो, ठीक है, और ये सीक्वेंस है ना। तो सबसे पहले क्या है, मरकरी है, वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, फिर आपका सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, नेपच्यून ऑप्शन में नहीं है,
और यूरेनस है, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रखा है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा और फिर सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा 4। 4 किस में है, पहले है, इन दोनों में है। उसके बाद देखो यूरेनस के बाद क्या दे रखा है, ये कट जाएगा, जुपिटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर होता है यहाँ पे, नहीं सैटर्न, सॉरी सैटर्न होता है, सैटर्न ऑप्शन में है, ठीक है। तो फिर आएगा 4 के बाद 1, तो ऑप्शन अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, यानी कि पहले यूरेनस, फिर उसके बाद अपना सैटर्न, फिर जुपिटर और फिर मार्स। और सीक्वेंस भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूरेनस है, फिर सैटर्न है, फिर जुपिटर है और फिर मार्स है, ठीक है। तो जो सन के पास होगा वो कम टाइम में, मतलब जल्दी कर लेगा रिवोल्यूशन उसका, जाहिर सी बात है जितना दूर होता जाएगा सन से तो टाइम तो ज़्यादा ही लेगा, है ना। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग वो था। किसी को आता हो तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, और नहीं आता हो तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन, ठीक है। 21 असर्शन, व्हेन ए शिप लीव्स ए रिवर एंड एंटर्स द ओशन इट राइजेज ए लिटिल, ठीक है, ये इसका असर्शन है। इसका रीज़न क्या है, कोई भी असर्शन और रीज़न का जब क्वेश्चन आता है आप उसको ऐसे पढ़ा करो, पहले उसका असर्शन पढ़ के फिर लगाया करो बिकॉज, ठीक है, कि ये असर्शन दे दिया इन्होंने, उसके बाद बिकॉज कि ये चीज़ क्यों है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। क्या ये असर्शन इसके रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, इसकी वजह से ही, मतलब ये जो शिप है वो उसमें जाके जब रिवर से ओशन में जाती है वो ऊपर उठती है, तो क्या ये डेंसिटी की वजह से उठती है, ये दे रखा है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और जो रिवर होता है एक तो उसमें प्योर वाटर होता है वो, ठीक है, और जो सी होता है उसमें सोल्ट होता है, तो उसकी वजह से जो उसकी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब बोलोगे कि भाई सी तो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन हमें पर वॉल्यूम मतलब एक यूनिट में हमें मेजर करनी है, ठीक है। तो अगर आप एक पर वॉल्यूम में देखोगे तो सी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जब रिवर से ओशन में जब शिप जाएगी तो वो एक राइज करती है, और वो डेंसिटी की वजह से करती है, क्योंकि जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है उसकी ओशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट गांधी जी आस्क्ड कांग्रेसमैन टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग। अब देखो माउंट बेटन जो प्लान आया था, जो पार्टीशन हुआ था वो 3 जून 1947 को हुआ था, ये भी डेट दे रखी है। लेकिन गांधी जी ने कब बोला, ठीक है, गांधी जी ने कब बोला कांग्रेस को कि भाई ये स्वीकार कर लो, ठीक है, इसको मान लो, इस पार्टीशन को, ये बोला था 14 जून को 1947 को, ठीक है, 14 जून 1947 को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट। ये आपको पता होगा, हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ना कि कंकरेंट का, ठीक है, ये स्टेट का है। एजुकेशन हो गया, ठीक है, वेट्स एंड मेजर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब कंकरेंट का है। पब्लिक हेल्थ जो है वो किसकी है, स्टेट की है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट में क्या आते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, रेलवेज हो गई, ये यूनियन लिस्ट में आती हैं। कंकरेंट में क्या आएगा, एजुकेशन, मैरिज, क्रिमिनल लॉ, वेट्स एंड मेजर, फॉरेस्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया। स्टेट लिस्ट में पुलिस होती है, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ये सब स्टेट लिस्ट में आती है, ठीक है। ओके, अब देखो जो ये 4 चीज़ें थी, ट्रेड यूनियन हो गया, एजुकेशन हो गया, वेट हो गया और फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था जब ये किससे कर दी थी, ये कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हुज कोर्ट डिड मेगास्थीन्स कम एज एन एम्बेसडर। किसके कोर्ट में मेगास्थीन्स आया था, ठीक है। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, 305 बीसी में। और सेल्यूकस निकेटर का ये जो इसी ने भेजा था इसको, मेगास्थीन्स को, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। इसकी एक बुक थी इंडिका नाम की, और इसमें इसने ऑब्जर्व करा था कि 7 उसमें बटा हुआ है कास्ट सिस्टम में जो इंडिया है, ठीक है। सोशल क्लासेस 7 बताई गई थी, और बोला कि स्लेवरी नहीं है इंडिया में, ठीक है। जबकि जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र में स्लेवरी का मेंशन किया था, स्लेवरी थी इंडिया में,
ठीक है। तो ये हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। और जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के टाइम पे कौन आया था? डेमाइकस आया था, ठीक है। और अशोका के टाइम पे कौन आया था? ये डियोनेशियस आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट में इनके कौन आए थे, जो फॉरेन ट्रैवलर थे वो कौन कौन आए थे, या फिर एम्बेसडर थे, ये आप याद कर लेना। मैंने तीनों का आपको बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आए थे? मेगास्थीन्स आए थे। बिंदुसार के टाइम पे डेमाइकस आया था। और अशोका के टाइम पे डियोनिसियस आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डायरकी वॉज स्टार्टेड इन द प्रोविंस? ये हुई थी, देखो ये तो मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स था, ठीक है। इसमें अलग से जो मुस्लिम को वो दिए गए थे, वोटिंग राइट्स दिए गए थे, ठीक है। तो ये तो 1909 हो जाएगा। जो प्रोविंसेस में डायर की आई थी वो 1919 से आई थी, ठीक है। मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे इनको, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था, ठीक है। और ये 1937 में, ये तो इलेक्शन हुए थे मिनिस्ट्री में, ये तो छोड़ो। अब 1919 में डायर किया आया था प्रोविंसेस में, ठीक है। ये इसका आंसर है। देखो डिटेल में आप देख सकते हो यहाँ पे। 1909 में मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल इलेक्टोरेट्स हुआ था। 1935 वोज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी। डायर की कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में आया था। इसको मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते थे, ठीक है। इसमें क्या क्या थे? मतलब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, ठीक है। ट्रांसफर्ड में कौन कौन से थे? हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। रिजर्व में कौन थे? पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। और ये कौन एडमिनिस्टर कर रहा था? इंडियन मिनिस्टर्स कर रहे थे, और ये ब्रिटिश गवर्नर कर रहे थे, ठीक है। पुलिस, फाइनेंस और ये सब। फिर 1935 में क्या होता है? ये अबोलिश हो जाती है डायर की, ठीक है। तो ये भी याद रखना, 1919 में तो आई थी डायर की, और 1935 में ये अबोलिश हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू एजुकेशन गारंटी एज फंडामेंटल राइट? तो आर्टिकल क्या है? 21 सब क्लॉज ए, ठीक है। ए, जो ये ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 19 आपको पता होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। 32 आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। 45 आप बताओ DPSP है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप पोज करके आप अपना आंसर अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। जो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट, जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंडर है? वो 21A के अंडर है, ठीक है। तो ये किसके, अब फॉर एग्जांपल ए है, मान लो ए लगाए, जाहिर सी बात है ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो कब हुई थी ये अमेंडमेंट? 86 अमेंडमेंट 2002 में हुई थी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बता चुकी 97 थी, ठीक है। ऑप्शन में 101 अमेंडमेंट भी पूछी गई है, वो GST से रिलेटेड थी, ठीक है। नारी शक्ति एक्ट 2023 का 106 अमेंडमेंट के वो आया था, अंडर आया था, जिसमें 33% सीट रिजर्व करने की बात थी, ठीक है, लोकसभा में। तो ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। और फादर ऑफ जो कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में किसको बोला गया? फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया F निकोलसन को, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। राइट टू एजुकेशन पढ़ लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ लिया, ठीक है। हमने ये देख लिया कि 101 अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया था, हमने 106 में देख लिया, हमने 97 में देख लिया, ठीक है। 99 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। 99 के बारे में अगर आपको फिर भी है क्यूरियोसिटी कि आपको पढ़ना है, ये NJAC के बारे में था, ठीक है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जो कि बाद में इसको हटा भी दिया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और 96 किसके बारे में है? ये लैंग्वेज के बारे में था, ठीक है। जो 8th शेड्यूल में उड़िया को इसका नाम बदला था, ओरिया से उड़िया किया गया था, ठीक है, उसके बारे में था, ठीक है। ये 2011 में हुई थी अमेंडमेंट। और इसके अलावा 97 जो है ये भी 2011 में हुई थी। और ये किसके बारे में थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। आई होप अच्छे से समझ आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। के टाइम पे वर्स्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हुआ था, फिर सबसे कम इफेक्ट कौन हुआ था? तो देखो एग्रीकल्चर से तो जाहिर सी बात, एग्रीकल्चर तो भाई खेती तो हो ही रही थी, है ना, उसमें तो क्या ही इफेक्ट होगा, मतलब बहुत कम इफेक्ट हुआ था।
तो एग्रीकल्चर जिसमें लास्ट में है ना वो ऑप्शन हम रख लेंगे। ये हटा दो, ये हटा दो। अब सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुई थी वो सर्विसेज हुई थी, उसके बाद इंडस्ट्री हुई थी और फिर एग्रीकल्चर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए पर्सन इन जॉब डज नॉट मेक ए डिफरेंस इज कॉल्ड। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है, अगर मान लो किसी का खेत है, ठीक है, और ये गेहूँ काट रहे हैं, अब इसमें ज़रूरत है 4 लोगों की, मान लो, ठीक है, लगे हुए हैं 5, अब इसमें 4 लोगों की ही ज़रूरत है। अब 5 ना एफिशिएंट है ही नहीं, मतलब वो नहीं लगेगा तो भी और लग रहा है तो भी, ठीक है, उसके पास कोई काम ही नहीं है इसलिए वो लगा हुआ है उस पर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे किसी के होने से या ना होने से कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द यूनियन बजट 2025-26 द फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्कीम फॉर वेलफेयर हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर। हमें जब एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है 2026 के लिए, तो हम 2026-27 का बजट पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट टाइम जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में वेलफेयर किसका इसमें ऐड हुआ था, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, यानी कि गिग वर्कर्स पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, इसके साथ हमारे 30 के 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इनको कराने की ट्राई करूँगी। कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप शेयर कर सकते हैं अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो पेपर करेंगे वो शायद म्यूजिक का करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में ही म्यूजिक में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी 30 क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये पैटर्न आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस वे में भी करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।